नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। साथियों, शिक्षा विभाग के द्वारा किए जा रहे बड़े-बड़े दावे को हाई कोर्ट ने नकार दिया है। हाई कोर्ट में जो रिपोर्ट दायर किए गए, उस रिपोर्ट को देख करके हाई कोर्ट के उस बेंच में बैठे हुए जज आश्चर्यचकित रह गए, भौचक्के रह गए कि आखिर इतना बड़ा-बड़ा दावा जो शिक्षा विभाग के द्वारा निरंतर किए जाते रहे हैं, उन दावों का क्या? क्या वो दावे सभी खोखले थे? दावे कुछ और रिपोर्ट कुछ और, कागजी कुछ और हकीकत जमीनी कुछ और। तो इस पर कड़ी टिप्पणी की है और सरकार को भी, सचिव को भी और शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाया है माननीय हाईकोर्ट ने। क्या कुछ मामले थे, किन चीजों पर हाईकोर्ट को तल्खी अपनाना पड़ा और किन किन अधिकारियों को उसने लपेटे में लिया और क्या कुछ निर्देश दिया, कितनी कड़ी टिप्पणी की हम बताते हैं इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। साथियों, आप सभी को ज्ञात है कि पूरे राज्य भर में जो विद्यालय चल रहे हैं, उस विद्यालय के हालात क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। क्योंकि आप समाचार पत्रों में पढ़ कुछ और रहे हैं, न्यूज चैनलों पर देख कुछ और रहे हैं, लेकिन वास्तव में आपके गांव में, आपके मोहल्ले में, आपके आस पास के किसी अन्य गांव में, चट्टी बाजार में जो सरकारी विद्यालय है, उसके हालात क्या है, हकीकत क्या है, आप सभी अवगत हैं मुझसे। कागज पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, रोज नित्य नए कुछ न कुछ बातें निकल करके आती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, शैक्षणिक संस्थानों को लेकर के, शिक्षा सुधार को लेकर के, लेकिन हकीकत क्या है, जमीनी हकीकत क्या है। आज भी आधे से अधिक जो नव सृजित विद्यालय हैं, उसके लिए भवन नहीं है। आप सभी ने देखा, एक एक जिला के लगभग 100 नव सृजित विद्यालयों को मर्ज करना पड़ा अंततः। उसके पीछे का कारण क्या था? तो उसके पीछे का कारण था कि या तो जमीन नहीं मिला भवन निर्माण करने के लिए, या फिर जो विद्यालय चलाए जा रहे थे इतने वर्षों तक इंतजार करता रहा सरकार, लेकिन अब कक्षा प्रथम से 5वीं तक के लिए पर्याप्त बच्चे तो होने चाहिए, क्योंकि एक नवसृजित विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक के साथ 2 सहयोगी शिक्षक वहां पे दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। अब प्रत्येक माह लगभग 1 लाख रुपए से भी अधिक उस विद्यालय पर खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ निकल नहीं रहा है, बच्चे दर्जन भर भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो इंतजार की घड़ी समाप्त करते हुए अभी उसको मर्ज कर दिया गया है। तो ये तो हालात हो गए कि जिन विद्यालयों के निर्माण हेतु भवन नहीं मिले, या जहां पे जो है इंटरेस्ट नहीं वहां के अभिभावक दिखाएं अपने छात्र छात्राओं को उस विद्यालय में भेजने के लिए, इस वजह से उसे मर्ज कर दिया गया। और जो मर्ज नहीं हुए, जहां पे ग्रामीणों के सहयोग से, उनकी मेहनत से विद्यालयों को जिंदा रखा गया, तो वहां पे सरका से और पुआल से किसी प्रकार से घेर घार करके, झोपड़ी बना करके विद्यालयों को जिंदा रखा गया है। कहीं एल्बेस्टस, कहीं जो है टीन का करकट, तो कहीं कोई किसी का घर मकान जो है खाली था वो दे दिया कि चलो विद्यालय चलाओ, उसमें कोई ढाबा ढूबी था वो दे दिया कि चलो विद्यालय चलाओ। इस प्रकार से विद्यालय जिंदा है। बहुत कम जगहों पर नवसृजित विद्यालयों के लिए भवन अलॉटमेंट हुए और वो बने हैं। तो यह इतना स्थिति जर्जर है। अब जो पुराने, जो चाहे वो मध्य विद्यालय हो, उच्च विद्यालय हो, या फिर +2 विद्यालय हो, तो वहां के भी जो पुराने भवन है, बहुतों जगह पर हजारों ऐसे विद्यालय हैं पूरे राज्य भर में, स्थिति उसका एकदम बिल्कुल से जर्जर है, बिल्कुल जर्जर स्थिति है। बहुत ऐसे भवन हैं जहां पे कक्षाएं आयोजित नहीं की जा सकती हैं, क्योंकि उस भवन का छत कब गिर जाएगा टूट करके, प्लास्टर कब दीवार से भरक जाएंगे, यह कह पाना मुश्किल है। उसके बावजूद भी उन भवनों में विद्यालय चलाया जाना कितना अन्यायपूर्ण है, आपत्तिजनक है। यह शर्मसार कर देने वाली है कि किसी छात्र छात्रा, शिक्षक शिक्षिका के जीवन से खेलना। यदि किसी प्रकार छत टूट करके गिर गए, प्लास्टर उखड़ करके गिर गए, तो किसी का कान का बार फूटेगा, हो सकता है उसके दब करके सर पर विशेष चोट लगे, उसकी मृत्यु हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो इस प्रकार की स्थिति है। बहुत ऐसे भी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं जहां पे छात्र छात्राओं की संख्या अधिक है, शिक्षक भी विषयवार भेज दिए गए हैं, लेकिन जितने सेक्शन में पूरे अलग अलग कक्षाओं को बांटा गया है, उतने कमरे वहां पे उपलब्ध नहीं है। 9 to 12 विद्यालय चलाने के लिए एक प्रॉपर कार्यालय होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, एक पुस्तकालय होना चाहिए, गर्ल्स के लिए अलग, बॉयज के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए अलग अलग शौचालय होने चाहिए, एक अलग से डाइनिंग रूम होना चाहिए, ताकि वहां पे शिक्षक शिक्षिकाएं बैठ करके मीटिंग होना चाहिए, जहां पे लंच कर सके, जहां पे बैठ सके वे। तो ये व्यवस्था होना चाहिए अलग अलग। एक जैसे 9th क्लास है, तो अब वहां पे एक कक्षा में 100 विद्यार्थी छात्र छात्राओं को बैठा करके एक साथ तो पढ़ा नहीं सकते, उसके लिए अलग अलग 2-3 सेक्शन में बांटना पड़ेगा।
तो अब 9, 10, 11, 12 यदि सभी को मिलाकर के 500, 600 भी स्टूडेंट हैं तो उसके लिए अलग अलग सेक्शन होने चाहिए। अब उतने कमरे होना चाहिए, नहीं है। लेबोरेटरी होने चाहिए, नहीं है। ऑडिटोरियम होने चाहिए, नहीं है। तो पर्याप्त जगह नहीं है, वहां पे छात्र छात्राएं अधिक है, शिक्षक शिक्षिकाएं अधिक है, छात्र छात्राओं के बैठने के लिए जगह नहीं है, शिक्षक शिक्षिकाओं के लिए बैठने के लिए जगह नहीं, और विद्यालय +2 तक चल रहे हैं। इस प्रकार के हालात है। तो आखिर कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने की कल्पना की जाए, कैसे छात्र छात्राएं जो है उनमें सुधार की कल्पना की जाए, कैसे यह मान लिया जाए कि शैक्षणिक विषयपन का धब्बा जो है वो राज्य पर से हट जाएगा, धुल जाएगा, कैसे मान लिया जाए। अभी जो है इस प्रकार के हालात, हालांकि यह जो मामले जो थे वह था दिल्ली का। अब आप सोचिए, मैंने दिल्ली का नाम नहीं लिया, दिल्ली का नाम अब ले रहा हूं इसलिए कि आप कल्पना कीजिए पूरे भारतवर्ष में शिक्षा के क्षेत्र में यदि कोई सबसे अधिक तेज गति से यदि विकास किया तो वह दिल्ली। वहां दिल्ली के विद्यालयों को, सरकारी विद्यालयों को देखने के लिए अमेरिका से लोग आए। अब दिल्ली में चल रहे सरकारी विद्यालयों पर इतना तल्ख टिप्पणी माननीय हाईकोर्ट दिल्ली के द्वारा किया गया, तो अन्य राज्यों की सरकारी विद्यालयों का स्थिति कितना जर्जर होगा आप समझिए। क्योंकि दिल्ली इतना विकसित एक स्टेट कह सकते हैं, विकसित एक सिटी कह सकते हैं, मेट्रो सिटी कह सकते हैं। वहां के सरकारी विद्यालयों में वहां के छोटे छोटे व्यापारियों, नौकरी पेशा में संलग्न लोगों के बच्चे जाते हैं, अर्थात मध्यम वर्ग के बच्चे जाते हैं। जबकि यदि अपने राज्य बिहार की बात किया जाए तो यहाँ पे जो सरकारी विद्यालय बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं वे गरीब तबके के लोग जाते हैं, उनके बच्चे जाते हैं। जो समाज के एकदम अंत में बसे हुए जो लोग हैं उनके बच्चे जाते हैं, अधिकांशतः मध्यम परिवार से गिने चुने जो है बच्चे जाते हैं। लेकिन दिल्ली जो भारत की राजधानी है, वहां की जो सरकारी विद्यालय, वहां पे तो मध्यम वर्ग के बच्चे भी विद्यालय जा रहे हैं, सरकारी विद्यालय। हालांकि पूरे 100% विद्यालयों का इतना जर्जर स्थिति नहीं है, लेकिन है। अब इसके पीछे सरकार को भी फटकार लगाई गई है, शिक्षा विभाग के सचिवों को फटकार लगाया गया, शिक्षा विभाग के अन्य अधिकारियों को फटकार लगाया गया है कि इसका सीधा सा यह मतलब निकाला जाए कि कोई भी शिक्षा विभाग के अधिकारी जो हैं उनका रुख ही नहीं है शैक्षणिक संस्थानों की ओर कि वो जाएं और उसका निरीक्षण करें कि क्या कुछ कमी है, खामियां हैं, किस प्रकार से विद्यालय चल रहे हैं। इसका पूर्ण रूप से जिम्मेदार अधिकारी तो अधिकारी करें। तो ये बताया गया दिल्ली के विद्यालयों के बारे में, सरकारी विद्यालयों के बारे में। पूरे भारतवर्ष में सबसे अधिक सरकारी विद्यालयों का स्थिति भी दिल्ली का ही बेहतर है और बदतर भी दिल्ली का ही बताया जा रहा है। 16 लाख आंकड़ा एक दिया गया, चूंकि मार्च में ही जो है वो माननीय हाईकोर्ट के द्वारा रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया था। तो जो आंकड़े दिए गए, जो निरीक्षण के लिए माननीय हाईकोर्ट से जो टीम गठित किया गया था उनके द्वारा जो आंकड़ा दिया गया उसमें 16 लाख ऐसे छात्र छात्राएं हैं दिल्ली के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले जो जर्जर भवन में, ऐसे भवनों में पढ़ रहे हैं जिनको ऑलरेडी उन भवनों को खतरनाक बता दिया गया था और उसके बावजूद भी उन खतरनाक भवनों के अंदर विद्यालय चल रहे थे। एक एक विद्यालय में 5-6 हजार छात्र छात्राएं हैं और बैठने की वहां व्यवस्था नहीं है। तो उससे भी बदतर स्थिति है अपना राज्य बिहार का। साथ ही अभी तो और बदतर होते जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में यदि अभी इतने कार्य होने के बावजूद भी यदि निरीक्षण किया जाए माननीय हाईकोर्ट की निगरानी में, तो पाया जाएगा कि अभी एक हफ्ता पूर्व या आज ही के दिन जो थाली विद्यालय में आया है वह स्वास्थ्य के प्रतिकूल है। छात्र छात्राओं के लिए जो बेंच डेस्क आया है उस पे पैंट फट जा रहा है, बैग फट जा रहा है, उस पे यदि 4 छात्र छात्राएं एक साथ बैठ रहे हैं तो बेंच टूट जा रहा है। जो बस्ता दिया गया कक्षा प्रथम से तीसरा तक के बच्चों को, 300 का बस्ता 1300 बिलिंग किया गया। वो बस्ता आते ही, मतलब छात्र छात्राओं के हाथ में आने से पूर्व ही बस्ते के धागे कपड़े हुए थे, बस्ते के चैन फ्री थे। इस प्रकार के किए गए। जो अभी फिलहाल में जो मरम्मती का कार्य हुआ है विद्यालयों में, वो फटना शुरू हो गए, टूटना शुरू हो गए। जो मोटर डाले गए हैं, पेयजल की सुविधा जो उपलब्ध कराई गई है, मोटर जो डाला गया है वो डमी मोटर 2 नंबर मोटर डाला गया है। सीआरआई या क्रम्पटन का डाला गया, लेकिन सीआरआई क्रम्पटन का 2 डाल दिया गया। अर्थात जो अलग सीआरआई क्रम्पटन का जो मिनी फैक्ट्री अलग से जो उसके लेबल का गलत इस्तेमाल करके गैर कानूनी तरीके से जो बना रहे होंगे मोटर्स, जो असेंबल कर रहे होंगे, सिर्फ लेबल उस पर लगा हुआ है क्रम्पटन या फिर सीआरआई। 2 नंबर मोटर जो है पूरे बिहार भर के 90% जो अभी बोरवेल हुआ जो ठेकेदारों के द्वारा उसमें डाला गया है। जो पानी टंकी जो रखा गया है वो पानी टंकी घंटा 2 घंटा में ही पानी गर्म हो रहा है और पानी जो है उससे आ रहा है, वो उसमें गंध आ रहे हैं, स्वाद ही अलग है, बच्चे बीमार पड़ रहे हैं उसको पी करके। जो प्री फैब का निर्माण हो रहा है वो लग रहा है ऐसा कि थोड़ा सा आंधी तूफान चलेगा गर्मी और बरसात में तो लटक जाएगा टूट करके, बच्चे उसमें दब जाएंगे, बीमार पड़ेंगे।
उनके साथ एक्सीडेंट हो सकता है। तो इस प्रकार के किए जा रहे हैं। जो निरीक्षण जो डीपीएम, बीपीएम, बीआरपी या अन्य सरकारी जो विभागीय अधिकारी पदाधिकारी जो बीओ है, डीओ है, डीपीओ उनके द्वारा किया जा रहा है, वो प्रत्येक विद्यालयों से आंगनबाड़ी के तर्ज पर जो है वो पैसा बंधवा लिया गया, पैसा बंधवा लिया गया कि महीना में इतना दे दो, फोन से व्हाट्सएप से पूरा डाटा दे दो, चाहे गलत हो सही, तो वो शिक्षा विभाग को जो है उसे अपडेट कर देंगे। वो इस प्रकार के हो रहे हैं खेल, समझ रहे हैं। तो इतने जो है स्तर गिरा दिया गया है शिक्षा विभाग का। आज से 15 साल 20 साल पूर्व जो शैक्षणिक व्यवस्था का हालात था, उससे भी बदतर स्थिति 2024 में आज देखने को मिल रहा है। शिक्षा विभाग बिहार का मैं बात कर रहा हूं। माननीय हाईकोर्ट दिल्ली के तर्ज पर ही माननीय हाईकोर्ट पटना को भी बिहार के शैक्षणिक संस्थानों, बिहार के शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जो भी कुरीतियां हैं, जो भी खामियां हैं, उस पर एक अपनी निगरानी में एक टीम गठित करके निरीक्षण करवाए, उसका रिपोर्ट मंगवाए और बेहद तल्खी के साथ शिक्षा विभाग से जुड़े हुए जितने भी अधिकारी पदाधिकारी हैं उन्हें निर्देश दिया जाए, तभी जाकर के शिक्षा में सुधार हो सकता है। न तो सरकार कर सकती है सुधार, नहीं विभाग कर सकती है सुधार, क्योंकि विभाग के आला अधिकारियों के नतमस्तक हो चुके हैं सरकार के जो भी मंत्री है, चाहे शिक्षा मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो। तो कैसे हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। कहीं झोपड़ी में चल रहा है, कहीं टीन एल्वेस्टर्स में चल रहा है, कहीं बाग बगीचा में चल रहा है, कहीं किसी के ढाबे में चल रहा है, कहीं गौशाला में चल रहा है, कहीं जर्जर भवन में चल रहा है। इतने तपती दहकती धूप में, गर्मी में, इतना गर्म हवाएं चल रहे हैं, इसमें खुले ढाबे में चल रहे हैं विद्यालय, तो बच्चे बीमार पड़ेंगे, मरेंगे, लहर लगेगा, उल्टी दस्त होगा। साथ ही बिहार के सरकारी विद्यालयों, जैसा कि मैंने बताया कि एकदम अंत में बसे हुए जो लोग हैं उनके बच्चे जा रहे हैं, गरीब परिवार के बच्चे जा रहे हैं, मजदूर किसान के बच्चे जा रहे हैं। अब अटेंडेंट विद्यालय में बच्चा है, उसको तबियत खराब हो जाता है गर्मी और धूप के कारण, लहर से। अब क्या पता कि उसके घर में पैसा है कि नहीं उसे इलाज कराने के लिए, क्योंकि सरकारी विद्यालयों में बिहार में मैं देख पा रहा हूं अपने नग्न आंखों से कि यदि बच्चा सरकारी विद्यालय में बीमार पड़ता है तो उसे उसके किसी सहयोगी साथी के साथ, किसी सहयोगी छात्र छात्रा के साथ उसे उसका घर भेजा जाता है, वैसे ही बिना किसी प्राइमरी ट्रीटमेंट के। और सरकारी विद्यालय में कोई फर्स्ट एड की व्यवस्था नहीं है, कोई प्राथमिक उपचार के लिए कोई उपकरण और दवा वगैरह की जो है व्यवस्था नहीं है। ओआरएस घोल तक नहीं है सरकारी विद्यालयों में, किसी को उल्टी दस्त हो जाए तो कम से कम प्राथमिक जो है राहत के लिए उसे ओआरएस का घोल दिया जाए, इलेक्ट्रोल पाउडर दिया जाए उसे, ये व्यवस्था नहीं है। तो फिर भी इतना रिस्क लिया जा रहा है, ठंड में छुट्टी नहीं देंगे, गर्मी में छुट्टी नहीं देंगे, इतना रिस्क लिया जा रहा है। तो शिक्षा सुधार के आड़ में बलिदान लिए जा रहे हैं शिक्षक शिक्षिकाओं छात्र छात्राओं का, जिस पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। ये हालात कर दिए गए हैं हमारे बिहार के शैक्षणिक व्यवस्था, शिक्षा जगत का, जो आप और हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बढ़ने के लिए, इतना कार्य करने के लिए, हमें भरोसा बनाने के लिए। जय हिंद।